आग्नस मेडिसन की एक रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट की कि 1832 तक जी पूरे विश्व की जीडीपी का भारत की जीडीपी 25% थी। भारत का दर्शन कहता है वेल्थ क्रिएशन करो, एकुमुलेशन नहीं। अर्थ सृजन होना चाहिए, जी राष्ट्र को गरीब नहीं होना चाहिए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माँ है, जी इसलिए वो माँ का ध्यान रखता था। जी ठीक है। और वहां का दर्शन क्या है फ्रांसिस बेकन का, कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, तुम्हें जितना अपने लिए चाहिए प्रकृति का दोहन करो। दोहन करो। ये जितने झगड़े पूरे देश में दिख रहे हैं ना, ये सारे फाटलाइन मैकाले की शिक्षा के दुष्परिणाम हैं। 1860 में जापान ने अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जी और 1915 तक आते आते वो वर्ड पावर हो गया। वैसा टेक्स्ट बुक में अगर आप कंटेंट हटा दोगे, कम कर दोगे, ये कह दोगे बच्चों के सामर्थ्य लायक नहीं है। मार्च में एग्जाम दे रहा है जी तो कह रहे हैं योग्य नहीं था इसलिए हम किताबें हल्की बनाए हैं, और मई में वो जा रहा है जेई नीट में। बच्चे के साथ आप अन्याय नहीं कर रहा है सिस्टम पूरा। इस बोर्ड का काम भी है भारत की दृष्टि, नेतृत्व क्षमता, चुनौतियों का सामना करने वाले ज्ञान सर्जकों का निर्माण करना। विवेकानंद अक्सर कहा करते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधत। उठो, जागो। जागो का मतलब भारत के दर्शन को, उसके गौरव को जानो, चुनौतियों को जानो, और तब तक संघर्ष करते रहो और पुरुषार्थ करते रहो जब तक कि समाधान तक पहुंच न जाओ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक विशेष व्यक्तित्व हैं जो पूर्व में आईएएस अधिकारी और वर्तमान में भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या है? देखिए एक बहुत ही बृहत उद्देश्य है ये गौरव जी। अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास देखें, कोई भी राष्ट्र सशक्त तभी हुआ है जो उसमें शिक्षा में मूलभूत सावयविक, जिसको ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, किया गया। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको जापान का। जी 1860 में जापान ने अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जी और 1915 तक आते आते वो वर्ल्ड पावर हो गया। चाइना ने 1979 में अपनी शिक्षा में परिवर्तन किया जी और जो अमेरिका के सामने भीख मांगता था अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, सहारे की जरूरत थी उसको, जी वो आज आकर के अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। जी इजराइल, जर्मनी, इनको अगर आप देखिए तो ये शिक्षा के बदौलत ही द्वितीय विश्व युद्ध में नेस्तनाबूद होने की स्थिति तक जर्मनी चला गया था। जी लेकिन फिर अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन में अगर सबसे स्ट्रांग देश माना जाता है तो जर्मनी। रसन के खिलाफ अगर कोई लामबंदी में अगर कोई बात उठती है कौन नेतृत्व करेगा, तो चूंकि ब्रिटेन तो यूं से अलग है, लेकिन फ्रांस भी जर्मनी के नीचे गिना जाता है। कारण शिक्षा व्यवस्था। भारत में जो 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, उसका उद्देश्य ही था कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें ऐसे मूलभूत परिवर्तन किए जाएं जी कि जैसा मैकाले कहा भी कि शक्ल सूरत से तो भारतीय हो, धारणा से अंग्रेज हो। जी ये मैकाले का था, ताकि वो हमारी पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा से अलग किया जा सके, क्योंकि भयभीत थे। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे गजेट मिलेंगे आपको। तो छोटा संक्षेप में अगर बताएं। हाँ, जैसे 1922 का एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक जो बहसों के बाद जो एक गजट आता है, रिपोर्ट आती है, जी उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो 1922 की एक रिपोर्ट है। उसमें कहते हैं कि हमें जो गलती हमने अमेरिका में किया वो गलती भारत में नहीं करनी है, ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं। जी क्योंकि अमेरिका को हमने अपनी सही शिक्षा पद्धति दे दी, भारत को हमें ऐसी शिक्षा पद्धति देनी है, संभल करके देनी है, क्योंकि वहां पर सिविलाइजेशनली
बहुत ही उन्नत राष्ट्र है वो। अमेरिका की तरह सिर्फ नहीं, भारत अमेरिका की तरह भारत नहीं है। मैं वो उनकी बात कर रहे हैं कि मूल रूप से तो अंग्रेज ही गए थे ना अमेरिका में, जो उन्होंने निर्माण किया जी। तो उन्होंने कहा वहां तो लोग अशिक्षित लोग थे जी, और किसी सभ्यता का विकास नहीं हुआ नहीं था, इसलिए हमने वहां पर अपनी शिक्षा पद्धति दे करके और आगे बढ़ाया अमेरिका को। जी। लेकिन भारत ऑलरेडी सदियों से सभ्यता में बहुत ही सशक्त राष्ट्र रहा है, समृद्ध राष्ट्र रहा है, इसलिए वहां पर हमें इनको गुलाम नहीं बना सकते। इनको गुलाम बनाने के लिए हमें इनको इनकी ज्ञान परंपरा से दूर ले जाना होगा, इनको इनकी संस्कृति से दूर ले जाना होगा, इनको इनके दर्शन से दूर ले जाना होगा। इनके दार्शनिक परंपराओं को, इनकी ज्ञान परंपराओं को हमें अवैज्ञानिक घोषित करना होगा, अंधविश्वासी घोषित करना होगा, और जो एक सभ्यता के अंदर मूल सिद्धांत हैं उससे परे हटाना होगा। और उसके आधार पर कोई व्यवहारगत जो विकृतियां आ गई हैं, छोटी छोटी विकृतियां आ ही जाती हैं। अगर कोई सभ्यता लंबे कार्यखंड में चलती है तो अपने दर्शन से थोड़ी विमुख हो जाती है। तो उन्होंने कहा उसी को मूल ज्ञान परंपरा बता दो भारत की, जिससे भारत में अनेक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाए, कहीं सामाजिक स्तर पर जातियों के रूप में, तो कहीं विश्वास के आधार पर पंथों के रूप में, रिलीजन के रूप में, कहीं भौगोलिक क्षेत्र के रूप में, कहीं भाषा के रूप में, कहीं रेसेस के प्रजातियों के रूप में। अब ताज्जुब होगा गौरव जी आपको कि उन्होंने कह दिया कि भारत की जितनी भाषाएं उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि जो जाति व्यवस्था है ये भारत के मूल रूप से जो दर्शन है उसका अंग है जी। लेकिन जो दर्शन पढ़ेगा उसको तो लगेगा कि ये जाति व्यवस्था तो वर्ण व्यवस्था का एक विकृत रूप है जी, जो लंबे कालखंड में हर समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन, बदलाव, विपथन, डेविएशन हो जाते हैं। तो पढ़ाया तो जाना चाहिए कि मूल दर्शन ये है जी। और तुम भटक रहे हो, भटको मत, अपने भारत से जुड़ो। हाँ जी। लेकिन उन्होंने कह दिया यही भारत है। यही कह दिया कि विभिन्न विश्वास पद्धति के लोग जो शाखाएं थी हमारे सनातन धर्म की, उनको अलग अलग एक रिलीजन के रूप में फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया। यहाँ तक साजिश कर दिया कि सिखिज्म तक को खड़ा कर दिया सनातन के विरुद्ध, और बौद्ध और जैन को कह दिया रिवोल्ट है वैदिक रिलीजन का। तो अपने दर्शन को तो थियोलॉजी को भी फिलॉसफी बताते हैं, ज्ञान परंपरा बताए। हाँ जी। कैथोलिक को जी। लेकिन हमारे जितने भी दर्शन थे उनको इन्होंने थियोलॉजी, एक रिलीजन, पंथ के रूप में घोषित कर दिया। जी। तो हमारी पूरी की पूरी जो गौरव था, जिसके आधार पर हम दुनिया का विश्व दृष्टि निर्माण करते थे लगभग 11वीं सदी तक, उससे हमें गायब कर दिया गया। टेक्स्ट बुक से, पेडागॉजी से, असेसमेंट से, स्कूल कल्चर इन्वायरमेंट से, सब गायब कर दिया गया, ताकि हम शुद्ध रूप से, एक पंक्ति में मैं कहूँ तो, पाश्चात्य दर्शन का उपभोक्ता रह जाए। जी। और जब हम पाश्चात्य दर्शन के उपभोक्ता होंगे तो हर पाश्चात्य की चीज मुझे सुपीरियर लगेगी, श्रेष्ठ लगेगी। यही उनका मेन, और अपने अंदर हीन भावना आ गई। जी जी जी। और हमने जिंदगी भर नौकरी 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 ऐसा रट लगा लिया कि हमारी उद्यमिता समाप्त हो गई, हमारा नवोन्मेष, रिसर्च, शोध सब समाप्त हो गया। ये उनका मूल्य उद्देश्य था। तो इसको हमें सुधारना होगा ना जी। तो गौरव, उसी सुधारने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड एक नया मार्ग दे रहा है। सर, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की अभी जो बोर्ड है हमारे यहाँ, और शिक्षा बोर्ड किस कमी को पूरा करता है? सबसे पहले तो इसी कमी को पूरा करता है जिसके बारे में भी मैं विश्लेषण बता रहा था जी। देखिए, शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं मुख्य रूप से। एक है दक्षता। 21वीं सदी में हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए जीने के लिए जी। जैसे आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी, कंप्यूटर साइंसेज है, आईटी सेक्टर की जानकारी है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, एनर्जी क्राइसिस के मैनेजमेंट है जी। ये सारी चीज़ें हमारी कॉम्पिटेंसी को डिसाइड करती हैं। अगर इसमें हम पीछे हो गए तो विश्व में पीछे हो जाएंगे जी, दौड़ में विकास के जी। ये हमारी कॉम्पिटेंसी जी, तो ये तो होना ही है, किसी बोर्ड में होना चाहिए। नहीं कर रहा है तो बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। तो ये कॉम्पिटेंसी पूरी रहेगी, इसको लोग साइंस टेक्नोलॉजी कहते हैं जी, मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कहते हैं ना। तो एक अद्यतन पढ़ाई जिससे कि हम पूरी दुनिया में प्रतियोगी हो सकें जी, वो एक कोर पॉइंट है कॉम्पिटेंसी के बारे में। लेकिन शिक्षा सिर्फ कॉम्पिटेंसी से तो गौरव नहीं चलती है ना। नहीं, व्यक्ति का निर्माण के लिए सबसे आवश्यक होता है दृष्टि। कॉम्पिटेंसी एक टूल है,
हाँ, कमर्शियलाइज हो गया वो। नहीं, टूल है, जी उपकरण है, जी उसका प्रयोग कौन करेगा? आपकी चेतना, जी आपकी दृष्टि। ना, कॉन्सियसनेस और कॉम्पिटेंसी दोनों पर काम करने की जरूरत है। अब वो कॉन्सियसनेस कैसी होगी? वो आपकी अपनी संस्कृति के गर्भ से होनी चाहिए। जी ठीक है, अगर हमारी संस्कृति प्राचीन अमेरिका की तरह असभ्यता की रही होती, हमारे यहाँ कोई दर्शन नहीं उपजा रहा होता, तो वे हम भी मान लेते पाश्चात्य को। क्या जी बुराई है मानने में कोई अच्छी चीज को? जी लेकिन जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की, सेमाइट फिलॉसफी की, जुडाइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की, कन्फ्यूशियस की, सिंथोइज्म की, पूरी दुनिया के जब हम दर्शनों से तुलना करते हैं, तो भारत के वेदांत दर्शन के समक्ष, उपनिषदों के दर्शन के समक्ष, बुद्धिज्म के समक्ष, जैनिज्म के समक्ष कोई दर्शन व्यापक मानव हित में, प्रकृति हित में खड़ा नहीं होता है। तो जो हमारा दर्शन का जो इसेंस है वो इतना मजबूत है कि आज अमेरिका का विल डोरांट कह रहा है, फिलोसोफर, कि पृथ्वी को बचाना है तो भारत की संस्कृति की ओर देखो। जी आर्नेन ऐसे जैसा फिलोसोफर नॉर्वे का इकोसेंट्रिक फिलोसफी की बात कर रहा है कि भाई ये मानव केंद्रित दर्शन से थोड़ा आगे बढ़ो और भारत की संस्कृति की ओर देखो, जो प्रकृति धर्मा संस्कृति है, जी जो नेचर के साथ जीने की एक दृश्य देती है। तो जब दुनिया को बचाने के लिए हमारे मूल दृष्टि की इतनी सराहना हो रही है और हम ही उस दृश्य से दूर रहेंगे, होते जा रहे हैं, हम ही भारतीय नहीं रहेंगे, जी तो कौन सी शिक्षा है? तो अभी हमारे भारतीय परंपरा, साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी पीएससीबी में, तो इस हिसाब से अभी सिलेबस हमारा डिजाइन है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। बिल्कुल, हमारी दक्षताएं 21वीं सदी में विश्व के स्तर पर प्रतियोगी हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, बल्कि एक कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित हो। दूसरा, उनके अंदर नेतृत्व का गुण हो, नौकरी के बजाय नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब कोई पॉलिटिकल सेंस में नहीं है कि एमएलए एमपी हो गया। जी हर क्षेत्र में नेतृत्व होता है। हाँ जी शोध करना सबसे बड़ा नेतृत्व होता है। जी और गौरव, किसी भी देश का इतिहास आविष्कारक बनाते हैं, पीछे जो अनुसरण करने वाले लोग नहीं बनाते। हाँ, अनुसरण करता इतिहास का निर्माण नहीं करता, नहीं कर सकते। आविष्कारक करता है इतिहास का जी। निर्माण। आविष्कारक ही नेतृत्व करता है। जी मैं उस नेतृत्व की बात उस संदर्भ में कह रहा हूँ। समझ गया। और हर क्षेत्र में जरूरत है। इवन हमारे राजनीति विज्ञान में भी जरूरत है, हमारे अर्थशास्त्र में जरूरत है, हमारे हिस्टोग्राफी में जरूरत है, हमारे साइंस टेक्नोलॉजी में हर जरूरत क्षेत्र है, में इथिक्स में जरूरत है। जी हर जगह एक नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व की जरूरत है, जिससे समाज उसके पीछे उसका अनुसरण करता है। तो आविष्कारकों को पैदा करना है। इसलिए अपने बोर्ड में हम दृष्टि और दक्षता दोनों पर ही बल समान रूप से दे रहे हैं, दोनों को गुथा हुआ रख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, ये जो NEP 2020 भारतीय जो नई शिक्षा नीति है, इसके अनुरूप है अभी जो हमारा BSEB बोर्ड का ये सिलेबस? भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन ही जी भारत सरकार ने किया है और उसमें एक उन्होंने उद्देश्य डाला है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय। जी एकमात्र एक ही बोर्ड है ये जिसके गठन में उद्देश्य लिखा हुआ है कि भारतीय ज्ञान एकमात्र परंपरा बोर्ड का है। समन्वय। प्रथम यहाँ। पंक्ति है। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि हम इस बोर्ड को क्यों बना रहे हैं, तो जी। लिखा है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करना उद्देश्य है इसका। तो इसलिए बड़ी चुनौती है जी कि आधुनिक विज्ञान तो रहेगा, आधुनिक विषय रहेंगे सब, सारे डोमेन में नॉलेज के, लेकिन जिस समय जिस डोमेन की हम चर्चा कर रहे हैं उस समय अपनी ऐतिहासिक यात्रा में भारत की जो भी ज्ञान परंपरा विकसित हुई है जी उसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे सिर्फ इस रूप में नहीं कि पिछली अतीत को हम एज इट इज यथावत उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी उसका मूल्यांकन करते हुए जी कि 21वीं सदी में हम जहां पर खड़े हैं जी पूरे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में, वहां पर उन ज्ञान परंपराओं से हम क्या प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, इसमें इस रूप में है। सर, अभी ना बहुत सारे बोर्ड हैं इंडिया में, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स। ये एक जो बोर्ड आया और जो आपने बताया जो पहला हमारा उद्देश्य है इस बोर्ड का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का, इससे लोगों में ये कन्फ्यूजन भी एक है कि क्या ये कुछ धर्मनिरपेक्ष टाइप का बोर्ड है, क्या ये किसी समुदाय के लिए है,
तो थोड़ा आप इस पे आप क्लैरिफिकेशन ठीक कह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ना ये भी हमारे मैकॉले के शिक्षा का प्रभाव है जी कि हम जैसे ही भारतीय शब्द प्रयोग होता है जी तो ऐसा लगता है कि भारत अंधविश्वासियों का देश। उसने कहा था ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ये तो भारत में तो अंधविश्वासी हैं, सपेरों का देश है, हम उनको सभ्य करने जा रहे हैं, ये कहता था। तो हमारी पढ़ी लिखी 190 वर्षों से कई पीढ़ियां उसी तरह की किताबों से पढ़ के आई हैं, उसी तरह की व्यवस्था से पढ़ के आई हैं। जी इसीलिए 2-3 बड़े रोग हैं। एक तो अर्थोपार्जन का एकमात्र साधन नौकरी मानते हैं, और वो भी सरकार की नौकरी। जी ये भी उसी लिगेसी से आ रहा है। हम उद्यमिता को दूर हट गए, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो गई, जबकि भारत एंटरप्रेन्योरशिप का ही देश था। 1835 तक आग्नस मैडिसन की एक रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट की कि 1832 तक जी पूरे विश्व की जीडीपी का भारत की जीडीपी 25% थी। अकेला और 1C में और 1000C तक भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की जीडीपी का 26% से लेकर के 33% तक थी। हमारे बाद चाइना आता था। लेकिन सारी वो उद्यमिताएं हमारी परंपरा की जो थी, ये जब मैकाले का मैकाले की education शिक्षा system आई तो आया, एकमात्र हो गया कि भाई इस शिक्षा व्यवस्था से सर्टिफिकेट लो इनको गुलाम भी नौकरी बनाना लो, था उसमें। नौकरी लो। हाँ जी, और वो भी नौकरी आपको मीडियोकर और नीचे लेवल का, हाँ, स्वाभाविक है। वो बॉस क्यों बनाएंगे क्योंकि वो आपको? हाँ वो ऐसा वो क्योंकि उनको बनाए तो दबदबा उनका बनाए उद्देश्य रखना ही था। यही था। तो ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ना कि जैसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड कहो ना, जी जैसे ही आप अपने दर्शन की बात कहो, तो मैं उनसे उनसे बुरा नहीं मानता, उन पर मुझे तरस आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की ज्ञान परंपरा ही नहीं पढ़ी, उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा। जो लोग कह देते हैं इस बात को कि भारत में क्या है, जी उनसे पूछो उपनिषद पढ़ा है भारत का? न्याय दर्शन पढ़ा है अक्षपाद गौतम का? कणाद का वैशेषिक दर्शन पढ़ा है? बादरायण का वेदांत पढ़ा है क्या? सांख्य दर्शन पढ़ा है क्या? पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा है क्या? जी क्या बौधायन के सूत्र पढ़े हैं क्या? 16 सूत्र मैथमेटिक्स के? क्या गणित सार संग्रह जैन धर्म महावीर आचार्य महावीर का पढ़ा है क्या? क्या आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्त को, वराहमिहिर को, नारायण पंडित को, भास्कराचार्य प्रथम द्वितीय को पढ़ा है क्या? नहीं पढ़े। जी क्या आप महर्षि भारद्वाज का यंत्र सर्वस्व जिसमें 100 यंत्रों टेक्नोलॉजी की चर्चा पढ़ा है क्या? नहीं पढ़े। क्या आपने शौनक की वैमानिकी को पढ़ा? नहीं पढ़े। क्या आपने चरक संहिता सुश्रुत संहिता पढ़ा? नहीं पढ़े। आपने वास्तुशास्त्र पढ़ा क्या? कश्यप शिल्प संहिता? क्या आपने संगीत में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो बिना पढ़े हुए भारत को अशिक्षित अवैज्ञानिक घोषित कर देना, 190 वर्षों में ऐसा एक वायरस डाल दिया गया है कि हम उसी से विषाक्त हैं। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है ये शिक्षा व्यवस्था, कि जिसने कि हमारी पूरी की पूरी मानस को ही नष्ट कर दिया, और भारत में रहते हुए भारतीय नहीं है। मार्श अरविंदो का एक कोट बताता हूँ आपको, जी आपके जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको भी उसको तलाश लगे, उस पक्ति को अच्छा लगेगा सुन के। मार्श अरविंदो ने कहा 1940 में, जी ये कौन सी भारत की शिक्षा है जिसमें भारत दिखता ही नहीं? इसमें भारत की कोई दार्शनिक परंपरा नहीं दिखती, इसमें कोई भारत की ज्ञान संपदा नहीं दिखती, इसमें कोई भारत की सांस्कृतिक संपदा नहीं दिखती, इसमें भारत की प्राकृतिक संपदा नहीं दिखती, इसमें भारत का कोई गौरव ही नहीं दिखता। जी ये थके हारे राष्ट्र के रूप में सच्चाई है। एक नकलची और नौकर परक व्यक्तित्व बनाने के लिए ये कौन सी शिक्षा है जिसको हम भारतीय शिक्षा कहें? एजुकेशन सिस्टम जो अपना है, ये मार्श जी अरविंदो ने कहा। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है जिनके मन में प्रश्न है कि एक बार हमारी पुस्तकें पढ़ें, तब उनको लगेगा कि आधुनिक विज्ञान से हमें कोई गुरेज नहीं है। गौरव जी आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारी संस्कृति तो कहती है आनो भद्राह कर्तव्यम विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अगर पाश्चात्य से भी कोई अच्छी चीज आ रही है तो उसका अभिनंदन है, बिल्कुल उससे हमें कोई परहेज नहीं है। जी लेकिन अपनी जड़ों को काट के, अपनी जड़ों को, जो जड़ें इतनी मजबूत रहीं,
ज्ञात इतिहास में 4000 सालों तक जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करता रहा राष्ट्र, जी उसकी सारी ज्ञान परंपरा को हम अंधविश्वासी करके और अपने ही वरी गौरव समाप्त कर ले अपना, और भारत होने का अर्थ क्या है समझे ही ना, और मात्र जो है टेक्नोलॉजी पुरुष बन जाए, टेक्नोलॉजी सिटीजन बन जाए, और बल्कि एक कदम आगे मार्केट सिटीजन बन जाए। ये मार्केट सिटीजन क्या है सर? बाजार केंद्रित मूल्य, बाजार केंद्रित समाज व्यवस्था। ये हमारी ज्वाइंट फैमिली क्यों टूट गई? मार्केट। सर कैसे? हमारी न्यूक्लियर फैमिली टूट रही है, मार्केट। हमारी अब तो क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली भी कहाँ है? आप तो नौजवान हैं, आजकल तो लोग शादी करने के बाद भी बच्चे नहीं चाहते, सही, और साथ रह करके भी शादी नहीं चाहते। साथ रह के भी साथ नहीं है। हाँ, कहता रहा हूँ शादी नहीं चाहते कि नहीं जी शादी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, साथ रहेंगे। ये क्या है? ये कुछ तो साथ रह के भी वो हस्बैंड अपना कर रहा है, वाइफ अपना कर रही है, ये तक मार्केट। ये जो कैपिटलिस्ट मार्केट है, जो मार्केट केंद्रित है, जहां पर 1% लोगों के पास इस दुनिया के 99% संसाधनों पर कब्जा है, जी दुनिया के 50% लोगों के पास सिर्फ 2% संसाधनों पर कब्जा है। इसमें जो होड़ मची हुई है, रुपया रुपया, अर्थ अर्थ, मार्केट मार्केट, उसने हमारे पूरे मानस को ही गड्ढ कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया है। वहां पर भारत के दर्शन से उनको मॉडलेट करने की जरूरत है। भारत का दर्शन कहता है वेल्थ क्रिएशन करो, एकुमुलेशन नहीं। अर्थ सृजन होना चाहिए, जी राष्ट्र को गरीब नहीं होना चाहिए। हम ये भी भारत की ज्ञान परंपरा नहीं, गुफा में जाकर के मोक्ष की बात करो, जी ये भ्रामक बातें हैं। जी भ्रामक बातें हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति तो निष्काम कर्मयोग की बात करती है कि वेल्थ क्रिएट करो, पुरुषार्थ करो अखंड, लेकिन जो तुम्हारा सृजन हो रहा है अर्थ का, उसको सामाजिक सरोकार के साथ समवेत में सबका अपना समझते हुए उसका उपयोग करो, संग्रहण मत करो। जी ये हमारी दृष्टि है वेदांत की, ये दृष्टि है उपनिषदों की, ये दृष्टि है बुद्ध की, ये दृष्टि है जैन की, ये दृष्टि है संगम लिटरेचर की, दक्षिण भारत की। जी अगर ये हमारे मानस में बैठ जाए तो हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, लेकिन एक्युमुलेट नहीं करेंगे, अपरिग्रह को मानेंगे। तो ये दृष्टि बनाना है, हम उनको इकोनॉमिस्ट बनाना है उनको। लेकिन 4 शब्द महत्वपूर्ण है: इथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी। चारों एक साथ चलनी चाहिए। जी हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, उसके माध्यम से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके हमें इकोलॉजी को भी ध्यान रखना है। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर भारत के दर्शन के अनुसार लोग विकास को आगे बढ़ाना शुरू कर दें, अपने जीवन में, अपनी चेतना में इसको हिस्सा बना लें, तो आपके डेवलपमेंट में गुथा हुआ होगा सस्टेनेबिलिटी, नैतिकता गुथी हुई होगी पूरे प्रकृति को साथ ये लेने जो की। 4 आप अभी अपने बताया सिस्टम्स, तो क्या अभी हमारे जो BSCB के बुक्स हैं, सिलेबस हैं, ये 4 पैटर्न्स पे बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल। कैसे, किस जैसे हमारी बुक्स में किसी विषय को लेंगे ना, जी तो नर्सरी से ही हम उसको कहते हैं प्रत्यूष अरुणोदय। प्रत्युष अरुणोदय। हम उसको नर्सरी और LKG UKG नहीं कहते। जी प्रत्यूष बेला होती है ब्रह्म मुहूर्त की, जी जी अरुण होती है सूर्योदय के ठीक पहले की, पहले। और फिर उदय। जी तो हम इसको प्रत्यूष अरुणोदय ले रहे हैं, और वहीं से बच्चे को मानस को गढ़ने के लिए जो सबसे संवेदनशील समय होता है बच्चे का, जी ये इसमें, चूंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो हम फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी पढ़ते रहते हैं बच्चों के मानस के लिए। जी तो बेसिकली हम लोग एनर्जी फील्ड हैं, जी तो उसको कैसे हम आवृत्ति सेट करें उसकी, उसके लिए हमने पहले ही तय कर लिया कि किस तरह की इथिक्स चाहिए, जी किस तरह के उनके अंदर सामर्थ्य चाहिए, किस तरह की कॉम्पिटेंसी चाहिए। उसके अनुसार मनोवैज्ञानिकों से राय लेके किस उम्र के बच्चों को किस वाले इथिक्स पर कितना प्रतिशत दबाव देना है, जी लेकिन उसको इंटरेस्टिंग वे में, कि हम कहानी वही उसी पर केंद्रित बनाएंगे, कविता उसी केंद्रित बनाएंगे, प्रश्न भी उसी पर केंद्रित बनाएंगे, जी ताकि वो अप्रत्यक्ष रूप से उस मूल्यबोधों को जोड़े। ऐसा नहीं कि किताब अलग पढ़ा रहे हैं और नैतिक की एक किताब अलग दे रहे हैं स्कूल में, लाइफ से वो रिलेटेड। ये दोनों अलग नहीं होती। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तभी इथिक्स पढ़ना है, उनके क्वेश्चंस ऐसे हों जी कि उसमें इथिक्स अपने आप सीख ले। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, छोटे बच्चे को आप मान लो
चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हो, जोड़ना घटाना पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो। जी जी। एक तो होता है आप रुपए पैसे से क्वेश्चन बना दो, हाँ जी। कितना रुपए है, इतना जोड़ो, इतना घटाओ, ये करो। कुछ क्वेश्चन ये भी बना सकते हो ना कि एक गांव में 100 पेड़ हैं, ठीक, 50 पेड़ इस प्रजाति के हैं, 30 पेड़ इस प्रजाति के हैं, 20 पेड़ इस प्रजाति के हैं, हर प्रजाति से इतना ऑक्सीजन जनरेट होता है, ठीक। उस गांव में कितनी जनसंख्या है, समझ गया, कितनी एक्टिविटी है, कितने फैक्ट्री है, कितना गाड़ियां हैं, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। अब मुझे बताओ कि उस गांव में, उस कस्बे में ऑक्सीजन बैंक कितना है, ऑक्सीजन प्लस कितना है, तो सीख मैथमेटिक्स करना है वो। तो ये हमारा अभी बीएसईबी बोर्ड के बुक्स में, सिलेबस में ऐसे फॉलो हो रहे हैं। जी जी, हम हर एक उदाहरण मैंने बताया आपको कि हम एथिक्स को अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं कि पेड़ लगाओ और दुनिया का भाषण देते रहो, प्रवचन देते रहो, जैसे सोशल जस्टिस की बात पढ़ा नहीं, मान लो गौरव। हाँ जी। एक तो होता है सोशल जस्टिस पर भाषण दो दुनिया का, दूसरा है बच्चे को अगर कह देंगे भाई तुम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में सर्वे करो, जाके जाओ अपने बाप दादाओं से पूछो कि तुम्हारे गांव में 50 साल पहले कितने तालाब थे, अब आज कितने तालाब है, कितना जल भराव पहले होता था, वाटर हार्वेस्टिंग नेचुरल तुम्हारे तालाबों से, और अब कितना खत्म हो गया, और ग्राउंड वाटर कितना घट गया, 50 साल पहले कितना था, अब कितना है जी। अब इसके रीजन के बारे में डिबेट करो, कितने पेड़ थे 50 साल पहले, अब कितने पेड़ रह गए, डिबेट करो जी। तो ये जो एक्यूआई नारा लगाने से नहीं खत्म होगा, इसको बच्चे के अंदर बचपन से ही दिमाग में रखना होगा। लेकिन माफ करिएगा, बात थोड़ी लंबी हो रही है, ये भी दृष्टि पर निर्भर करता है। भारत का जो दर्शन था ना, वो ये मानता था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माँ है जी, इसलिए वो माँ का ध्यान रखता था जी, ठीक है। और वहां का दर्शन क्या है फ्रांसिस बेकन का, कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, तुम्हें जितना अपने लिए चाहिए प्रकृति का दोहन करो, तो जब हम दृष्टि उनकी, हाँ, तो जब हम माँ मानेंगे किसी प्रकृति को, पूरे कायनात को, तो जाहिर है जैसे हम अपने माँ के गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ से ही अपने का पालन पोषण तो करते थे, माँ के ही पोषण से जी, लेकिन माँ को क्षति नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह जब हम पूरी पृथ्वी को माँ मानेंगे, आकाश को पिता मानेंगे, तो जाहिर है कि हम उतना ही ग्रहण करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, ताकि मेरी माँ न क्षतिग्रस्त हो जाए पूरी प्रकृति। ये दृष्टि से आती है। तो ये दृष्टि जब तक बचपन से बच्चे के मन में ये नहीं होगा, तब तक ये असमानता भी दूर नहीं होगी जी। हमारी पुस्तक अगर वो पढ़ लेंगे, तो हिंदी की किताब पढ़ते पढ़ते 12वीं तक वो भारत के सारे दर्शन को उम्र के अनुकूल भाषा में पढ़ लेंगे, शिक्षक भी, और उनको ट्रेन भी करेंगे। दूसरा, हम अभिभावकों की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओरिएंटेशन, जो विद्यालय हमसे जुड़ रहा है उनके अभिभावकों को भी हम समझा रहे हैं, ताकि उन्हें भी लगे कि भारत का मतलब क्या है। भारत का मतलब ये नहीं है कि आपस में लड़ते रहो, कभी जातियों में, कभी क्षेत्रों के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर। ये जितने झगड़े पूरे देश में दिख रहे हैं ना, ये सारे फाटलाइन मैकाले की शिक्षा के दुष्परिणाम हैं। अगर जिस दिन सही में आइडिया भारत, जो बहुत प्रचारित होता है, आइडिया भारत को सही दृष्टि से अगर बच्चे जान जाएंगे, तो 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े होकर चाणक्य के अखंड भारत के निर्माण के लिए स्वप्न देखना शुरू करेंगे। आपस में लड़ेंगे नहीं फिर, छोटे छोटे आधारों पर। इन छोटे छोटे आधारों को बांटने का काम उन्होंने किया अंग्रेजों ने, और हम बंटते चले जा रहे हैं जी। पंथों में बंट रहे हैं, जातियों में बंट रहे हैं, क्षेत्रों में बंट रहे हैं, भाषा में बंट रहे हैं, रेसेस में बंट रहे हैं। ये बंटवारे को खत्म करना है, उस आइडिया भारत को स्थापित करना है बच्चों के एल्गोरिदम। उपनिषद कहता है, ईशा वस्विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजेता मां हृदय कस्य सिद्धनम तेन तक्तेन भुंजेता। प्रकृति से उतना ही ग्रहण करो कृतज्ञता भाव से जितना तुम्हारे जीने के लिए न्यूनतम आवश्यक। ये हमारा दर्शन है जी। और उनका दर्शन क्या कहता है? प्रकृति का दोहन करो, तुम्हारी दासी है जी। तो ये दृष्टि जब तक नहीं बदलोगे, तो टेक्नोलॉजी तो टूल है, एआई भी जैसे आ रही है जी, ये खतरे हैं। अगर हमने फ्रांसिस बेकन वाली फिलॉसफी से एआई को यूज किया,
तो मान के चलिए कि 95% मनुष्य जो है जानवरों की तरह कत्लेआम का शिकार हो जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो लेकिन अगर इसी एआई का उपयोग इस दृष्टि से हुआ, भारत की दृष्टि से हुआ, तो एआई का जो भी डेवलपमेंट होगा उसका जो फल है वो सब पूरी जनसंख्या चखेगी, समाज कल्याण के लिए। इसलिए मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूं, जो आपने पूछा ना अंतर क्या है, कि दृष्टि, दक्षताओं के विकास के लिए भी दृष्टि। आप न्यूक्लियर साइंस पढ़ लिए, आपकी दृष्टि ठीक है तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओगे वैकल्पिक ऊर्जा के लिए, लेकिन अगर दृष्टि गलत है तो आप एटम बम बनाओगे, ड्रोन बनाओगे, मिसाइल बनाओगे विनाश के लिए। तो तय करो कि किस दृष्टि से तुम टूल्स का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हो, विज्ञान का कैसे उपयोग करना चाहते हो। वैज्ञानिक होना भी जरूरी है, हमारे पास क्षमता भी होनी जरूरी है, शौर्य भी जरूरी है, लेकिन करुणा भी जरूरी है। दोनों अगर एक साथ नहीं होगा तो राष्ट्र के हम सही नागरिक गढ़ने में असफल हो जाएंगे। जी, ये अंतर है भारतीय शिक्षा बोर्ड और दूसरे बोर्ड। सर, जो अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जो बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, अभी जैसे आईआईटी एग्ज़ाम्स, यहाँ पे आईआईटी, नीट, जी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये उनको फेस करना है इस बोर्ड से पढ़ने के बाद। तो ये सिलेबस कैसे जस्टिफाई अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में हो रहा है? और बाकी बोर्ड में भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप कैसे कोर्स सिलेबस आपने बनाया है और कितनी ज़रूरत आगे वो उस आईआईटी में हेल्प करता है, या कितना कोचिंग्स लेने की फिर ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मैं इसमें बहुत ही संक्षेप में बताऊं कि मेरा लक्ष्य मात्र जेई और नीट नहीं है, ठीक है। लक्ष्य पहला किसी विषय को पढ़ाने का ये होता है कि बच्चा उस विषय को जानने के बाद आविष्कारक बने। अगर समाज विज्ञान बना रहे हैं तो सामाजिक जो व्यवस्था ताना बाना है उसमें हो रहे परिवर्तनों की प्रक्रियाओं की समझ उसके अंदर हो, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान पढ़ रहा है तो उसको विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी होने का सामर्थ्य विकसित होना चाहिए, पहला ये भाव होना चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। एक दूसरे सहायक उद्देश्य हैं कि जैसे सीयूईटी में अगर परीक्षा ही नहीं पास करेगा तो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएगा। जेई नीट में सफल नहीं होगा तो वो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं हो पाएगा जी। और उसके आगे जा करके फिर अगर यूपीएससी या कहीं अन्य परीक्षाएं नहीं पास करेगा प्रतियोगी, तो कहीं उसको भूमिका सही राष्ट्र निर्माण में किसी शासकीय अंग के रूप में नहीं हो पाएगा जी। ये उसके सेकेंडरी है। प्राथमिक उद्देश्य होता है उस विज्ञान में, उस विषय में निष्णात होना और उसमें फर्दर एक्सप्लोर करना कि भविष्य में और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि समाज तेजी से बदल रहा है, अब और रैपिड चेंज हो रहा है जी। हर एक साल में टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो बच्चे के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्नर होने और विषय में अपने को एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी डेवलप करना पहला उद्देश्य है हमारा जी। रोट मेमोराइजेशन नहीं जी। दूसरा उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं का। हाँ जी। संकट क्या है कि अब डमी स्कूल हो गए, बच्चे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और वहां पर फर्जी रजिस्ट्रेशन चलता है और स्कूल और बोर्ड का काम हो गया ऐसी सर्टिफिकेट देना। उसका कारण ये है कि जो आखिर क्या चीज है जो कोचिंग में हम पढ़ा सकते हैं अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जब 12वीं के अर्हता पास करने के बाद जेई नीट के लिए पर्याप्त है, बीएससी के बाद तो है नहीं, 12वीं के बाद है जी। तो बोर्ड को ये प्रयास करना चाहिए कि 12वीं तक ही आपका टेक्स्ट बुक सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि उसमें 80% के ऊपर नंबर अगर कोई बच्चा पा रहा है तो इतने हायर ऑर्डर क्वेश्चंस और ओरिएंटेशन होने चाहिए कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर वो प्रवेश करता है तो अपने को अशक्त ना पाए। आपने एक होड़ मचा दी नंबर देने की, बोर्ड ने जी। कि भाई वो नंबर आईसीएसई में मिलता है इतने %, तो हमारे बच्चे कम क्यों रहेंगे। गार्जियन भी दुर्भाग्य से इसी होड़ में रहते हैं। उनको 90 वो बच्चों के बच्चों के एकेडमिक सामर्थ्य को नहीं मानते हैं, नंबर्स, वो नंबर को देखते हैं बस जी। बट वो रिजल्ट आगे ना तो उनके अंदर के नॉलेज को देखना चाहते हैं, ना इथिक्स को देखना चाहते हैं, ना उनके स्वभाव को देखते हैं, बस वो सर्टिफिकेट देखते हैं, मार्कशीट पर कितना नंबर है और उसी आधार, और फिर नौकरी में पैकेज कितना है, वहां तक सीमित हो गया समाज जी। तो ये बदलाव के लिए जरूरी है और उसका हम ध्यान रख रहे हैं कि अपनी बोर्ड की किताबों में हम इसकी दृष्टि रख रहे हैं, कंटेंट में, क्वेश्चंस में, एक्सरसाइजेस में,
कि बच्चे के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल होने का बीज रोपण हो जाए। छोटे मोटे सपोर्ट सिस्टम भले ले हो, लेकिन पूरा का पूरा विद्यालय छोड़ के वो कोचिंग के हवाले अपना जीवन समर्पित कर दे। और 1% बच्चे कोचिंग में सफल होते हैं, 99% फिर सुसाइड करें, एंजाइटी में हो, उनकी एनर्जी पूरी नष्ट हो जाए और समाज में फिर किसी दूसरी भूमिका के लिए अपने को उपयोगी ना पाए, तो ऐसा राष्ट्र तो बड़ा आसक्त हो जाए। टेक्स्ट बुक में अगर आप कंटेंट हटा दोगे, कम कर दोगे, ये कह दोगे बच्चों के सामर्थ्य लायक नहीं है, ये मुझे बताओ 12वीं का बच्चा पास करने के लिए सामर्थ्य नहीं है सारे विषय की गूढ़ता पढ़ने का, और उसी मई में एग्जाम दे रहा है, वो मार्च में एग्जाम दे रहा है जी, तो कह रहे हैं योग्य नहीं था इसलिए हम किताबें हल्की बनाए हैं, और मई में वो जा रहा है जेई नीट में। बच्चे के साथ आप अन्याय नहीं कर रहा है सिस्टम पूरा हो रहा है। कि तो आप क्यों नहीं बच्चे को इस तरह गढ़ते हो कि बच्चा जो विज्ञान में आ रहा है, कोई जरूरी नहीं हर बच्चा नीट और आईटी और जेई में जाए, अगर वो विज्ञान पढ़ रहा है उसके साथ साथ लोग भेजते हैं कि कोचिंग में जाओ, कोचिंग में तैयारी करो, साथ साथ जाओ, तो आप थोड़ा बहुत उदार बात कर रहे हो। अब अधिकांश अगर अध्ययन करोगे आप तो आपको मिलेगा स्कूल भी नहीं जाते, विद्यालयों में बच्चे रहते ही नहीं रहते है। जी जी, सच्चाई है, ये सच्चाई सिर्फ एक प्रॉक्सी के रूप में रहते हैं वहां, और कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग में टाइम दे। तो ये जो कोचिंग का बिजनेस है ना, इसकी भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, और उस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। मैं कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से लांछित नहीं करना चाहता, ये तो सर लेकिन पूरी व्यवस्था हमारी, पूरी की पूरी व्यवस्था हमारी मार्केट वाली हो गई है। मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां आपको धन का लाभ हो, और जहां धन का लाभ आपको उद्यम से ना हो, इजी मनी मिले, मार्केट ने भी सिखा दिया है जी। इसलिए हम सब लोग उसी होड़ में मचे हुए हैं, चाहे बोर्ड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अभिभावक हो। उस होड़ को खत्म करने के लिए इथिक्स पर भी काम करना होगा, कंसिस्टेंस पर भी काम करना होगा, साथ ही कंटेंट पर भी काम करना होगा कि कंटेंट हम ऐसा दें कोई फेल ना हो, 50-60% तक पा जाए। लेकिन जब 60% के ऊपर नंबर बढ़े ना, तो पसीना छूटना चाहिए बच्चे का। सर वेटेज जो अभी आप बता रहे हैं, कैसा अभी आप हम लोग का क्वेश्चंस भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम इस रूप में रख रहे हैं कि लगभग 50-60% बच्चे, एक सामान्य स्तर के बच्चे भी कर ले, उनको ये डिप्रेशन ना है कि मैं पास हाँ, कि मैं फेल हो रहा हूँ, ये एंजाइटी, ये भी आपने हाँ ध्यान रखा है कि मतलब फेल होने की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। 50-60% के बाद का सर लेकिन जब 60 से 85-80 के आसपास पहुंचता है जी, तो उसको ये होना चाहिए कि हाँ हमारी यात्रा विज्ञान में आगे भी चलेगी, इतना सक्षम होना चाहिए जी कि हमें इंटरमीडिएट के बाद अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं मुड़ना है जी, या तो हम साइंस में जाएंगे, इंजीनियर होंगे या डॉक्टर होंगे जी। 85 के ऊपर अगर बढ़ने की हौसला रखता है जी, जो स्कोर कर रहे हैं, हाँ, तो उसको दिमाग में आना चाहिए कि अरे हमने तो इस तरह क्वेश्चन कर लिए, इसी तरह क्वेश्चन तो आते हैं जेई और नीट में जी। तो फिर वो कोचिंग के इंडस्ट्री का भाग नहीं होगा। एक काम और करना पड़ेगा साथ में, पुस्तकों के साथ साथ जी, टीचर्स की ट्रेनिंग हमें बड़ी रिगरस करानी होगी कि ताकि वो जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनको यहीं पर टीचर ठीक से मांझे, उस लेवल से तैयार करें, उनको कम से कम उस दिशा की ओर, प्रवेश द्वार की ओर पाथे तो दे, एक रास्ता तो दे उस बच्चे को जी। और जो तेज बच्चे होते हैं ना, वो तो खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर जी, बट उनको हौसला चाहिए और उनको पाथवे चाहिए, विजन चाहिए, वो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। सर बीएससीबी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 10वीं और 12वीं के बाद कॉलेज एडमिशन में मान्य हैं? एक होता है इक्विवेलेंस ग्रांट होना, जी, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं जी, कि आपका बोर्ड देश के सभी बोर्ड के समकक्ष है कि नहीं। जी, आपका बोर्ड, कोई भी विदेशों में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सक्षम है कि नहीं। जी, ये भी क्वेश्चन था हमारा। और यूजीसी के सारे शाखाओं में मान्य है कि नहीं, एआईसीटीयू की सारी शाखाओं में मान्य है कि नहीं, जी, प्रदेश की नौकरियों के लिए मान्य है कि नहीं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए मान्य है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मान्य है कि नहीं, जी। इसके लिए एकमुश्त इक्विवेलेंस भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित संस्था, अधिकृत संस्था से भारतीय शिक्षा बोर्ड को देश के सभी सेंट्रल बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के समकक्ष घोषित एकमुश्त रूप से कर दिया गया है 3 अगस्त 2022 को। इसलिए कोई इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, हायर एजुकेशन एडमिशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन
किसी भी प्रकार की इसकी लीगैलिटी एक लाइन में कहूं उतनी ही लीगल है जितना सीबीएसई का सर्टिफिकेट। वो भी भारत सरकार ने बनाया बोर्ड, हाँ जी, हाँ जी, और ये भी भारत सरकार ने बनाया, और भारत सरकार ने हमें सबके इक्विवेलेंस कर दिया है, इसलिए लीगैलिटी का कोई संकट नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने की दिशा में कोई काम? अप्लाई कर दिया है हमने, वो भी अप्लाइड हो गया? अप्लाई कर दिया हमने फॉरेन मिनिस्ट्री में, कि ताकि हम पहले चरण में हम कोशिश करेंगे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जी, दुबई जी, नेपाल जी, और यूएई, ऐसे 6-7 देशों को हमने चिन्हित किया है। और अभी रसा के भी एक डेलीगेशन आया हुआ था योग के लिए, जो अनुबंध किया है पतंजलि योग पीठ से, जो कि पतंजलि योग पीठ इसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी है। हाँ जी, स्वामी रामदेव ने ही चूंकि कहा था प्रधानमंत्री से कि ऐसा बोर्ड होना चाहिए, भारत में भारत का बोर्ड हो, तो वहां शर्त रखी गई थी कि हम लेकिन इसको गवर्नमेंट का पैसा नहीं खर्च करके यूआई करेंगे, और जो संस्था इसमें मुझे राशि देने को तैयार होगी और अधिकतम राशि देगी बिना प्रॉफिट के, उसको हम स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाएंगे। तो पतंजलि योग पीठ ने प्रस्ताव दिया और 200 करोड़ रुपए उसी समय उन्होंने एफडी कर दिया इस बोर्ड के लिए, और एक अंडरटेकिंग दिया कि हम इस बोर्ड से 1 रुपए भी नहीं लेंगे, और जो भी इसमें खर्च होगा इसके मिशन में, भारत के निर्माण में, वो हम अपने स्वदेशी के अभियान से जो प्रोडक्ट होगा उसका पूरा खर्च इसमें हम डाल देंगे, प्रॉफिट। तो रसन डेलीगेशन आया था, तो रसा भी इंटरेस्टेड था कि आप अपने बोर्ड को भी लाइए हमारे यहाँ, हम अनुमति देंगे जी। उनके डिफेंस मिनिस्टर से डेलीगेशन आया था। अगले 10 साल के बाद इस बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड को कहाँ देखते हैं? देखिए, भारत का निर्माण भारत के दृश्य से ही होना है। पूरी दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन का नारा लगा रही थी विगत 60-70 वर्षों से जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, हाँ जी, अब पूरी दुनिया अपने अपने नेशन को कह रही है अमेरिका फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, तो हमें भी तो भारत फर्स्ट कहना होगा जी। तो अगर भारत फर्स्ट कहना तो कैसे होगा? अगर यहाँ का नागरिक, यहाँ का युवा भारत के प्रति प्रेम नहीं होगा, भारत की दृष्टि नहीं होगी, भारत के साथ जुड़ाव नहीं होगा जी, जी, पढ़ लिख करके नीट और जेई करने के बाद, हायर एजुकेशन के बाद अगर विदेशों की राह पकड़ लेंगे, इसको कहेंगे रहने लायक नहीं है देश, तो कैसे भारत फर्स्ट होगा? नहीं होगा सर, भारत फर्स्ट। तो अब इस वही आगे जोड़ रहा हूं आपको मैं, अगर ऐसा भारत बनाना है, 90% लोग तो भारत में ही रहेंगे ना जी। 10% भगोड़े हो सकते हैं, तथाकथित अभिजात्य लोग जी, इलीट जी, जो बहुत ही धन्ना सेठ लोग हैं जी, या करप्ट ऑफिशियल्स हैं या करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे विदेश जा सकते हैं जी। लेकिन जो आम नागरिक है इस देश का, वो तो इसी देश की मिट्टी में रहने के लिए बाध्य है। बिल्कुल। तो उन अभिभावकों को मैं कहता हूं कि तुम अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड से या भारतीय शिक्षा बोर्ड की नीयत से चलने वाले किसी बोर्ड से अगर बच्चों को नहीं पढ़ाते हो जी, तो बच्चा न तो भारतीय होगा, न तुम्हारे परिवार में आस्था रखने वाला होगा, न राष्ट्र में आस्था रखने वाला होगा, न प्रकृति में आस्था रखने वाला होगा। तो ऐसे में पूरे भारत की अस्मिता ही डगमगा जाएगी और बच्चे की खुद का अस्तित्व भी खंडित हो जाएगा। तो ऐसे भारत को क्या बनाना चाहते हो, ये विचारणीय प्रश्न है। और मुझे मालूम है कि भारतीय बहुत समझदार है सर, लेकिन अभी जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और भी स्टेट्स बोर्ड हैं, उसके बाद भी बहुत सारे आईबी बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये भी आ रहे हैं। और बहुत ऐसे हमारे समाज में पेरेंट्स हैं जिनको प्राउड फील होता है वहाँ पे एडमिशन इंटरनेशनल बोर्ड में करा करके, ऑक्सफोर्ड, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड में करा करके। और जो आईबी बोर्ड है या ये है, वो कहीं से हमारे एजुकेशन, मतलब हमारे भारत से रिलेटेड उनका कोई भी सिलेबस नहीं होता है, कोई भी कंटेंट नहीं होता है। गौरव, मैंने कैसे होगा पहले कहा ना, वही जो 5% आबादी है ना इस देश की, जो इसी सिस्टम से, इसी देश की धरती से पैसा कमा के जी, सही या गलत माध्यमों से जो ऊपर उठ गए हैं ना आर्थिक रूप से जी, उनको ये देश बहुत ही रहने लायक नहीं दिखता है। उनको इस देश की दृष्टि भी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि वो देश को जानते ही नहीं ठीक से।
अब पढ़ाई नहीं है सर, 190 वर्षों में पढ़ाई नहीं किया देश हाँ, का। जैसे आपने अभी भी बताया वो सारी चीजें। तो वो चाहते हैं कि बस बच्चे को आईबी बोर्ड में पढ़ाओ और फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा दो और एक स्टेटस सिंबल हो जाता है और जाके वही बस जाएगा। फिर वही तो माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप की यहाँ अंत्येष्टि हो जाती है, वो आ भी नहीं पाते। ऐसा बहुत आ सारा नहीं पाते, आना ही नहीं चाहते। आना ही नहीं चाहते। हाँ, वही बात है। मैं कलेक्टर रह आना चुका हूँ नोएडा में, और एक समय ऐसा है था यहाँ पर जी। मैं कि एक फादर मदर दोनों बहुत उच्च अधिकारी थे, उनके बेटे दोनों यूएसए में थे, जी। उनकी डेड बॉडी का संस्कार मुझे कराना पड़ा था लावारिस के रूप में। उनको जब फोन कराया गया था तो बोले अब तो मर ही गए हैं, तो अब क्या करेंगे आगे? सर जो संस्कार हो रहा होगा तो थोड़ा हमें ऑनलाइन दिखा दीजिएगा। अच्छा जी। हाँ, तो हमने कहा तू देख के क्या करोगे? ये दृष्टि, ये संस्कार तो उस ये education संस्कार system से वही है। लोग हैं जो आईबी में पढ़ाना चाहते हैं ना, जी। वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि देश की अगर सांस्कृतिक मूल्यों से नहीं जोड़ोगे देश को, न वो बच्चा देश का रहेगा, न इस मिट्टी का रहेगा, न तुम्हारा रहेगा, न अपना भी नहीं रहेगा। वो खंडित व्यक्तित्व होता है। जो अपनी जड़ों में नहीं जुड़ा है, जो वृक्ष अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा होता, उसकी हल्की हवाएं भी उसको गिरा देती उड़ा हैं, देते। और जो जड़ें जुड़ी होती है उसकी आंधियां भी नहीं उखाड़ पाती हैं। इसलिए इस देश की मिट्टी के सांस्कृतिक जड़ों से, यहाँ की समस्याओं से, चुनौतियों से सामना करने वाले बच्चों को खड़ा करना है, ये हमारे बोर्ड का उद्देश्य है। और मैं आपके माध्यम से सबसे प्रार्थना भी करूंगा अभिभावकों को, एक बार पुनर्विचार करो कि कैसा देश चाहते हो तुम। और कोई बेगाना देश तुम्हारा होगा क्या? अमेरिका धक्के मार के बाहर फेंक रहा है आईटी सेक्टर के तमाम बड़े बड़े लोगों को। जी। और तब भी अगर दृष्टि नहीं खुल रही है तथाकथित आभिजात्य लोगों की, तो मुझे उन पर तरस आती है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। सर छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड, शिक्षा या शिक्षा का असली उद्देश्य? ज्ञान सृजन और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य विकसित करना। अंक ज्यादा जरूरी या कौशल? कौशल, लेकिन कौशल भी सामूहिक चेतना के सृजन के साथ। आज की शिक्षा में सबसे बड़ी कमी? सबसे बड़ी कमी अगर भारत की शिक्षा में है, भारतीय बोध का अभाव और नेतृत्व की क्षमता का अभाव, नौकरी परकता का केंद्र में होना। मैसेज एक स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए? देखिए, विद्यार्थी तो समझदार है, मैं उनके माता पिता को मैसेज देना चाहूँगा। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज सर। यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक इकाई के रूप में, सामाजिक इकाई के रूप में, राष्ट्रीय इकाई के रूप में, वैश्विक इकाई के रूप में और ब्रह्मांडीय इकाई के रूप में अगर एक समर्थ व्यक्तित्व खड़ा करना चाहते हो, तो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हुए ज्ञान सृजन की असीम संभावनाओं के योग्य व्यक्ति को गढ़ो, और तभी उसका भी कल्याण होगा, अभिभावकों का भी कल्याण होगा, प्रकृति का भी कल्याण होगा, प्लेनेट भी बच जाएगा। और यही उद्देश्य है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। या तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के से विद्यालयों को जोड़ने के लिए अभिभावक दबाव डालें प्रबंधन पर, क्योंकि प्रबंधन तो शॉप है उनकी, जैसा कंज्यूमर चाहेगा वैसा अपनी दुकान बदल देंगे जी। अगर उन्हें लगेगा कि हम वहीं पढ़ाएंगे जहां पर कि भारत बोध होगा आधुनिक विज्ञान के साथ, तो सब अपना वैसा पढ़ाने लगेंगे और सारे बोर्ड भी अपने को बदल लेंगे। गौरव, तो मैं तो प्रतीक्षा करूंगा कि मेरा ही बोर्ड तो बढ़े आगे, लेकिन मेरे बोर्ड की दृष्टि ज़्यादा बढ़े। सारे बोर्ड अगर इसको अपना लेंगे तो हमारा काम वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड का काम पैसा कमाने के लिए नहीं है। इस बोर्ड का काम भी है भारत की दृष्टि, नेतृत्व क्षमता, चुनौतियों का सामना करने वाले ज्ञान सर्जकों का निर्माण करना भारत के लिए ये उद्देश्य है। और सारे बोर्ड भी अगर इस दृष्टि को अपना लेंगे तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सर, अगर कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन लेना चाहता है ऐसा, तो संक्षेप में कुछ बताएं कितना आसान है और कैसे ले सकते हैं? उसके लिए इतना मैं एक पंक्ति में बता सकता हूं कि सीबीएसई के जो मानक हैं उनसे हमने शिथिल किया हुआ है मानक, ताकि समावेशी हो जाए शिक्षा। जी। चाहे लैंड का मानक है, जमीन का, या अन्य भी कुछ एक मानक है भवन बनाने के प्रकार का। अच्छा। तो जैसे अगर कोई असम में है तो वहाँ की जो ट्रेडिशनल
हाउसिंग पैटर्न है जी उसके कमरों को भी हम मान रहे हैं। सीबीएसई की तरह जिद नहीं कर रहे हैं कि आप दिल्ली वाले मॉडल को ही बनाइए वहाँ। जी अगर कोई हिमालय पर बना रहे हैं विद्यालय तो कंटिन्यूअस लैंड नहीं मांग रहे हैं, नहीं, वहाँ का क्योंकि जैसे कंटिन्यूअस परिस्थिति- करने का मतलब पहाड़ की इकोलॉजी को नष्ट करना। जी तो अगर वो सीढ़ीदार जमीनों पर भी बना करके कमरों को बिखरे बिखरे कमरों में भी पढ़ाना चाहता है तो उसकी हम उस इकोलॉजी और जियोलॉजी और जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए अलाउ कर रहे हैं। और ज़मीन का भी जहाँ पर बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, राज्य हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ ज़मीन की कितनी दिक्कत है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो वहाँ भी क्षेत्रफल हमने कम किया है और वर्टिकल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल फैलाव की बजाय। जी तो ये जो एनईपी और एनसीएफ का पूरा पालन करते हुए, जी 100% पालन करते हुए, जी और भारत सरकार ने जो उद्देश्य दिया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का उसका भी पालन करते हुए, और कितना अधिक से अधिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रेशनल रूप से रेशनलाइज कर सकते हैं, जहां पर कि कोई सुरक्षा का मानक आड़े ना आ जाए, अग्नि सुरक्षा का, बिल्डिंग की सुरक्षा का, जी जी उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जितना भी सरलीकरण हो सकता है एक युक्त ढंग से, रैशनल ढंग से, वो पूरा उसके लिए हम बिल्कुल ओपन है। अगर कोई सर इसके रिलेटेड इंक्वायरी करना चाहता है तो वो कहाँ और कैसे संपर्क करें? एक तो हमारे कार्यालय में आ सकता है, जी। दूसरा जो हमारी वेबसाइट है जी उसमें कई नंबर लिखे हुए हैं गौरव जी, जी उन नंबरों पर फोन करता है तो हमारे यहाँ 16 घंटे उस पर रिस्पांस देने के लिए लोग उपलब्ध रहते हैं। 16 आवर का टाइम। सुबह 6 बजे से लेकर के जी और लगभग रात के 10-12 बजे तक जब भी कोई फ़ोन करेगा तो उनको उत्तर प्रॉपर मिलता है। रात के 10-12 बजे हाँ, तक। 10 बजे तक उन नंबर्स पर जो वेबसाइट के नंबर लिखे हुए हैं, तो कोई भी संपर्क कर सकता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से सर अभी तक कितने स्कूल एफिलिएट हो चुके हैं? पहले हमने गौरव जी ये काम किया था ना कि पहले अपनी सिलेबस ठीक कर लें, टेक्स्ट बुक कर लें एक लेवल तक, जी ताकि साबित कर सकें कि हम इमोशनल नहीं बल्कि फैक्चुअल बता सकें कि हम डिफरेंट हैं, जो कह रहे हैं वो झलक रहा है किताबों में, ट्रेनिंग में। जी। इसलिए हमने एफिलिएशन देना शुरू ही किया है 1 साल से। अच्छा, बस 1 साल से? 1 साल से, क्योंकि पहले अपनी तैयारी किया हमने। अधकचरे कोई बिजनेस तो नहीं करना है ना कि अधकचरे हम अपना प्रोडक्ट का प्रचार शुरू कर दें। बिल्कुल। तो इसलिए 1 साल से देना शुरू किया है। अब हमसे लगभग 1000 लोग एफिलिएट या एसोसिएट हो गए हैं। 8वीं तक लगभग 800 से ज़्यादा स्कूल, अच्छा सर। और 12वीं तक उसके अलावा 250 से 240 स्कूल हो गए। तो आगे का सर अगले 5 साल का क्या है? कितने कुछ देखो, है मेरा टारगेट कोई की? कमर्शियल लक्ष्य नहीं है, नहीं। ठीक है। हमारा लक्ष्य तो है कि ये अपनी दृष्टि को भारत के जन जन तक पहुंचाएं। और लेकिन जैसा रिस्पांस है, मैं पूरे देश में 151 गोष्ठियां कर चुका हूं, जी चेन्नई से लेके, कश्मीर से लेके, सूरत से लेके गुवाहाटी तक अनेक क्षेत्रों में, और 500 से लेकर के 2-2 हज़ार स्कूल प्रबंधक, स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल के साथ हमारी गोष्ठियां 4-4 घंटे वर्कशॉप हुए हैं। जी मैं देखता हूं कि लोगों की दृष्टि बहुत तेजी से इससे जुड़ रही है। और एक मैं कारण बताऊं, इसलिए सीबीएसई भी हमारे नाम शिथिल करने के बाद अपने भी मानकों में पहली बार परिवर्तन करना शुरू कर दिए, जी क्योंकि उसको लगने लगा है कि ये जो परिवर्तन की धारा कहीं ऐसा ना हो कि सीबीएसई से विमुख होने लगे लोग। जी तो लेकिन हम सीबीएसई से भी कोई, किसी से मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं तो चाह रहा हूं हर बोर्ड इस दृष्टि से काम करे, क्योंकि एक बोर्ड इतने पूरे 140 करोड़ आबादी को कैटर भी नहीं कर सकता। जी तो हर बोर्ड इस दृष्टि से जुड़ जाए, ये चाहता हूं। इसलिए कोई संख्या में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इतना अनुमान मेरा जरूर है कि अगले 5 साल में कम से कम 10,000 विद्यालय तो इस देश में जरूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि देश के हर जिले में, 750 जिले हैं ना, जी तो हर जिले में कम से कम अगले 5 साल में, कोई जिले में ज्यादा भले हों, लेकिन न्यूनतम हर जिले में कम से कम 5 विद्यालय हों, 5, और अगले 10 साल में 50 विद्यालय हों, और 20 साल में 100 विद्यालय हों, और इसके बाद तो असंख्य हो जाएगा। तो हम स्ट्रैटेजिक चल रहे हैं। मतलब इसको अहंकार मत समझिएगा, लेकिन जो साइंस के विद्यार्थी हैं ना, जी तो हम टाइम, वॉल्यूम, क्वालिटी, कॉस्ट सबको एक साथ ध्यान रख करके बहुत ही ग्रेजुअल आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आईएएस अधिकारी के रूप में
आपके अनुभव इस बोर्ड को कैसे दिशा दे रहा है? देखिए, जब कोई नया बोर्ड खड़ा करते हैं आप, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना, हार्डवेयर देना पहला काम होता है। जी। तो पहले तो हार्डवेयर देने के लिए हमें प्रशासनिक अनुभव काम आया, दूसरा आप और इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर डालना है, एल्गोरिदम। ऑलरेडी साहित्य तो के एल्गोरिदम में हमें ये काम किया मुझे, इसलिए कि चूंकि अब ऑनलाइन बात कर रहा हूँ तो किसी को अहंकार लगेगा, इसलिए मैं कहने में संकोच कर रहा हूँ, लेकिन शायद ही दुनिया का कोई ऐसा दर्शन हो जो मैं अपनी नौकरी के दौरान अपने स्वेच्छा से पढ़ा ना हो। चाहे कुरान हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, चाहे थेल से लेके सुकरात से लेकर के और सार्त्र तक के जो फिलोसफर्स हों वेस्टर्न यूरोप के, चाहे कन्फ्यूशियस हो, ताओइज्म हो, सिंथोइज्म हो, ये भारत के जितने दर्शन हो, उनकी शाखाओं के भी जितने दर्शन हैं, इन सबका अध्ययन किया सबको मैं अपने शौक में पढ़ता था। और सर, ये सब पढ़ने के बाद आप व्यक्तिगत रूप से इस मिशन में जुड़ने का प्रेरणा कैसे मिला? फिर प्रेरणा इसी में मिला मुझे कि भारत का दर्शन तो दुनिया का श्रेष्ठतम दर्शन है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो लोग इसको इमोशनल नैरेटिव पर बोलते रहते हैं, भारत महान, भारत महान, भारत की ज्ञान परंपरा महान जी। तो ये लोग ऐसे ही भावनाओं में काफी लोग बोलते रहते हैं, और जिस पर लोग सवाल भी उठा देते हैं। हाँ जी। कि कैसे महान, तो फिर पता नहीं होता, पता नहीं होता जी। तो हमने इसलिए अध्ययन किया था अपने शौक में ही कि देखें भारत महान है भी कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ ना जी, तो मुझे लगा नाभिक तक जाना चाहिए। जी जी। तो मैंने सारे दर्शनों को इसलिए पढ़ा कि तुलनात्मक रूप से विश्लेषण कर सकें हम कि आखिर ये दर्शन हमारा है भी कि हम ऐसे ही बोलते रहते हैं बस। कभी कभी दुर्भाग्य क्या है कि जो रिलीजियस सिंबल है ना जी, उसी को हम ज्ञान परंपरा मान लेते हैं। हाँ जी। मैं बहुत ही एम्फेसिस देके कह रहा हूं कि रिलीजियोसिटी इज नॉट नॉलेज सिस्टम ऑफ भारत। रिलीजन जो होता है ये थियोलॉजी का वाहन होता है। थियोलॉजी है रिलीजन का वाहन, है रिलीजन थियोलॉजी का। थियोलॉजी क्या होता है? ऐसा सिद्धांत जिस पर कि कोई रीजन ना हो, रैशनैलिटी ना हो, लॉजिक ना हो, मान लो बस, मान लो। ठीक, जैसे सेमाइट रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। अल्लाह ने कहा, यहोवा ने कहा, क्राइस्ट ने कहा, मान लो। हमारे दर्शन को भी इस रूप में प्रचारित कर दिया गया, जबकि यह है दर्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड थियोलॉजी। वो थियोलॉजी है, वो थियोलॉजी है, हम फिलॉसफी हैं। करेक्ट। हम इसी ज्ञान परंपरा की सही दृष्टि को लाने के लिए मिशन ज्वाइन किए हैं कि कम से कम इस बोर्ड की किताबों, इस बोर्ड से जुड़ने वाले लोगों को यह स्पष्ट हो कि ये जो रिलीजियस सिंबल के झगड़े हैं ये ज्ञान परंपरा नहीं है। और थियोलॉजी और माइथोलॉजी और रिलीजन ये नहीं है ज्ञान परंपरा जी। ये तो है ही अंधविश्वास, है ही, वो सच्चाई है। असली होता है उस देश की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी के बाद मैथमेटिक्स से उसकी शादी होती है, तो साइंसेस क्या है। साइंसेस जब सोसाइटी के एस्पिरेशन को पूरा करने लगते हैं तो टेक्नोलॉजी क्या है। ये है ज्ञान परंपरा भारत की, उसको हम ला रहे हैं। हमको ऐसी आइडियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो शुरू में आपने सवाल उठाया था ना कि कुछ लोग कहेंगे किसी समुदाय को बढ़ाने के लिए, कोई कहेगा कि किसी पार्टी को बढ़ाने के लिए, कोई कहेगा किसी लेफ्ट राइट को बढ़ाने के लिए। हम इन झगड़ों में बच्चों को नहीं उलझाना चाहते। हम बच्चों को भारत की उस वास्तविक नाभिक तक पहुंचाना चाहते हैं, सांस्कृतिक दार्शनिक आत्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके आधार पर ही भारत श्रेष्ठ था। भारत जब खराब तब हुआ है जब हम माइथोलॉजी हो गए हैं फिलॉसफी से जी। जब हमने साइंस से थियोलॉजी अपना लिया और अपने टेक्नोलॉजी की यात्रा ही भूल गए, इसलिए हम दूसरी की टेक्नोलॉजी को आयात करने के लिए भीख मांगते फिरते हैं जी। हमें पुनः वो गौरव पैदा करना है बच्चों में कि पुरानी ज्ञान परंपरा, अपने पूर्वजों को याद करो, ऋषि ऋषिकाओं को, रिसर्चर्स को, उनको याद करो और पुनः सशक्त होकर खड़े हो। और अंतिम वाक्य कहूंगा मैं, विवेकानंद अक्सर कहा करते थे कठोपनिषद का, मैं बहुत कोट करता हूं उसको नई पीढ़ी को, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधत। उठो, जागो। जागो का मतलब भारत के दर्शन को, उसके गौरव को जानो जी, चुनौतियों को जानो जी,
और तब तक संघर्ष करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो जब तक कि समाधान तक पहुंच न जाओ। सर, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय दिया। डॉक्टर एनपी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद गौरव जी, क्योंकि आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से वार्ता करने पर हमें भी बहुत कुछ सीखने और अपने को परिमार्जित करने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम।